मॉस्को पर हमला हो रहा है और इसका कारण है कि मॉस्को की घेराबंदी शुरू हो गई है। देखिए, जब पुतिन इस ड्रोन हमले के दौरान अपने बंकर में छुपे हुए थे, तब रूसी नागरिक घबराए हुए थे। यह घबराहट इस ड्रोन हमले से शुरू नहीं हुई थी और यह इस ड्रोन हमले के साथ खत्म भी नहीं होगी। देखिए, यह सिर्फ किसी एक ड्रोन हमले की बात नहीं है, ये रूस के दिल के रूप में मॉस्को की बात है। पुतिन द्वारा शुरू किए युद्ध का दर्द और शहर की आबादी के लिए संसाधनों की कमी महसूस करना। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। आपकी स्क्रीन पर मेरे पास एक क्लिप है जिसमें रूसी लोग पेट्रोल पंपों पर गैस लेने के लिए कारों की कतार में खड़े हैं। आप इसे होते हुए देख रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस में ईंधन की कमी हो रही है। अब यह रूस के किसी दूर दराज इलाके से नहीं है, यह सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को हाईवे पर है। ये दो बड़े आबादी वाले केंद्र हैं। असल में ये वही दो आबादी वाले केंद्र हैं जिनकी पुतिन को परवाह है। और अब इन शहरों को भी यूक्रेनी हमलों का दर्द झेलना पड़ रहा है। रूसी अभिजात वर्ग समझ रहे हैं कि युद्ध अब उनके घर तक पहुंच गया है और ये सिर्फ उनकी कारों तक सीमित नहीं है। जल्द ही वे अपनी छुट्टियों के लिए उड़ान भी नहीं भर पाएंगे। देखिए, रूस में प्रतिबंध इतने बुरे हो गए हैं कि कल क्रेमलिन को आखिरकार सचमुच प्रतिबंधों में राहत के लिए भीख मांगनी पड़ी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह वही है जो क्रेमलिन ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को भेजा, जो एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो उड्डयन से जुड़ी चीजों का ध्यान रखती है। ये रूसी एयरलाइनों के खिलाफ उड्डयन प्रतिबंधों के लिए जिम्मेदार हैं। रूस का दावा है कि अगर ये प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो रूसी विमान सचमुच आसमान से गिरने लगेंगे। रूसी अधिकारियों के अनुसार इसका कारण यह है कि उनके पास अपने बोइंग और एयरबस विमानों की मरम्मत के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। तो जब तक उन्हें प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलती ताकि वे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकें, तब तक उनके बेड़े को जमीन पर ही रखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप अगले हिस्से के लिए तैयार रहें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, क्योंकि रूस का कहना है कि अगर विमान आसमान से गिरने लगें और रूसी नागरिक मरें तो उस खून का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र के हाथों पर होगा। इस हमले की शुरुआत के लिए पुतिन जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने आखिरी बात नहीं कही, लेकिन वे यूएन को दोषी महसूस कराकर प्रतिबंधों में राहत पाना चाहते हैं, जैसे मानो यह पहले से ही हंसने लायक नहीं था। कल जब यह बयान आया, मैं वास्तव में जनरल बेन होजेस से बात कर रहा था, तो मुझे इस खबर पर उनकी प्रतिक्रिया मिली। आइए सुनते हैं। आज सुबह एक दिलचस्प बात हुई, शायद क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बैठक है और रूस संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधों में राहत की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये प्रतिबंध उनकी नागरिक एयरलाइनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए वे प्रतिबंधों में राहत की मांग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रतिबंध असरदार हैं, तो हमें और कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। यही लक्ष्य है शैडो फ्लीट। दुर्भाग्य से इसमें कई छेद हैं। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए अमेरिकी पुर्जे भी रूसी ड्रोन के अंदर मिल रहे हैं। तो सिर्फ प्रतिबंध लगाना नहीं, उन्हें लागू करना भी जरूरी है। हमने इसमें अच्छा काम नहीं किया है और न ही बाकी देशों ने। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि रूस उच्च गुणवत्ता वाले सटीक हथियार न बना सके। मुझे एयरोफ्लोट के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, या क्या? रूसियों की छुट्टियों में उड़ान भरने की क्षमता, जबकि वे यूक्रेन के अंदर हैं, निर्दोष यूक्रेनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मार रहे हैं, तो यह उनके लिए एक प्राथमिकता का चुनाव है। तो अगर वे विमान रखरखाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें उसके लिए जो उनके पास है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि रॉकेट बनाने के लिए, यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए। अब ये दोनों स्थितियां वही हैं जिसका मतलब मैं तब कहता हूं जब मैं कहता हूं कि मॉस्को की घेराबंदी शुरू हो गई है। क्योंकि बस सोचिए, पहले घेराबंदी में शहर को चारों ओर से घेरकर आपूर्ति रोक दी जाती थी और लोगों को आत्मसमर्पण के लिए भूखा रखा जाता था। खैर, यही तो यूक्रेन कर रहा है, बिना रूसी शहरों को वास्तव में चारों तरफ से घिरे हुए। ड्रोन से यूक्रेन ट्रेनों, रेलवे जंक्शनों, ईंधन डिपो, रिफाइनरियों और गोदामों पर हमला कर रहा है। और जाहिर है, हम उन प्रतिबंधों को नहीं भूल सकते जो रूस के लिए सामान्य तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल बना रहे हैं। असल में यही सब कुछ है जो एक पुराने जमाने की घेराबंदी हासिल करती थी।
और दुख की बात यह है कि पुतिन के फैसले की वजह से रूसी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अब जाहिर है हम कल रात हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले को नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका एक अहम रोल है। यह रूसी नागरिकों को यह एहसास कराता है कि युद्ध कहीं दूर दराज इलाके में नहीं हो रहा है, यह उनके बॉर्डर पर ही हो रहा है और अब यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहुंच रहा है। और अब उन्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा कि क्या यह सब वाकई में सही है। तो चलिए जानते हैं कि कल रात असल में क्या हुआ था। मुझे इसके बारे में सबसे पहले इस रिपोर्ट से पता चला। यह मॉस्को के मेयर हैं जो रूसियों को बता रहे हैं कि मॉस्को पर हमला हो रहा है। उनके अनुसार शहर में 10 धमाकों की आवाज सुनी गई। हमें जल्दी ही पता चल गया कि ये यूक्रेनी ड्रोन थे, क्योंकि हमें पता चला कि मॉस्को के ऊपर का आसमान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सभी हवाई अड्डों पर उड़ानों में भारी देरी हो रही है। अब दुर्भाग्यवश एक विमान ऐसा था जो पहले से ही मॉस्को शहर में था, लेकिन असल में लैंड नहीं कर सका क्योंकि हवाई अड्डे बंद थे। वह मॉस्को के आसमान में उड़ रहा था, लेकिन जैसा आप क्लिप में देख सकते हैं वह जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। मेरी गिनती और खिड़कियों के हिसाब से वह लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी है। यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है, लेकिन मेरी गिनती अनुसार यह 10 या 12 मंजिलें होंगी। और विमान उसके ऊपर मुश्किल से उड़ रहा है। मैं विमानन विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका कारण जानने के लिए रिसर्च करनी पड़ी। मेरी रिसर्च के अनुसार पुतिन चाहे जितना दावा करें, रूस के महाशक्ति होने से फर्क नहीं पड़ता। असल में उनके पास बहुत अच्छे रडार नहीं हैं और हमें इसका सबूत भी मिला है, क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग नागरिक विमानों को यूक्रेनी ड्रोन समझकर मार गिराया है। आपको वो अजरबैजानी विमान याद होगा जिसे रूस ने पिछले क्रिसमस पर गिराया था। अजरबैजानी लोग आज भी इसे याद करते हैं और अभी भी नाराज हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार विमान को ड्रोन की ऊंचाई से नीचे रहने का निर्देश मिला ताकि रूस इसे गलती से ड्रोन समझकर न गिरा दे। यही वजह थी कि ड्रोन मुश्किल से उनके इस मिडराइजर बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था। ड्रोन की बात करें तो चलिए कुछ क्लिप्स देखते हैं जो मुझे इस यूक्रेनी हमले से मिली। यहाँ एक क्लिप है जिसमें एक ड्रोन अपने लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले मॉस्को में उड़ता हुआ दिख रहा है। अगली क्लिप में हमले के बाद की स्थिति है। यह दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रोन हमले वाली जगह से धुआं उठ रहा है। हमें नहीं पता ड्रोन ने किसे निशाना बनाया। यह एक नए रूसी कानून से जुड़ा है जिस पर मैं अभी बात करूंगा। पहले क्लिप देखें। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बस क्लिप्स दिखा रहा हूँ और हम जल्द ही विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये आखिरी क्लिप जरूर दिखाना चाहता हूँ। इस क्लिप में दिखता है कि रूसी अधिकारी नागरिकों को यूक्रेनी हमले के बाद का नतीजा देखने से रोक रहे हैं। या शायद यूक्रेनी ड्रोन जब उसे गिराया गया तो मलबा गिरा। आप इसे कैसे संभालते हैं? अब दुर्भाग्यवश हमारे पास इस हमले के उतने अच्छे क्लिप्स नहीं हैं जितने होते अगर यह हमला सिर्फ एक हफ्ता पहले हुआ होता। एक नए रूसी कानून के चलते अब रूस में यूक्रेनी हवाई हमलों के फुटेज साझा करना प्रतिबंधित है। यह कानून सिर्फ 4 दिन पहले ही पास हुआ है और यह पुतिन का रूसियों को इस युद्ध की बुरी स्थिति से अंधेरे में रखने का एक और प्रयास है। अगर रूसी समाज को रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों की सफलताओं के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है तो यह निश्चित रूप से पुतिन की देश चलाने की क्षमता में समाज के विश्वास को कमजोर कर देगा। मैं आप सभी का ध्यान उस बात पर दिलाना चाहता हूं जो पुतिन ने लगभग 10 महीने पहले कही थी। यह 2024 के अंत में था और हर साल ऐसा होता है। वह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां वे पत्रकारों द्वारा रूस और अपनी नेतृत्व को लेकर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी पत्रकार भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। वे सवाल वास्तव में रूस के अंदर प्रसारित नहीं किए जाते, वे केवल रूस के बाहर प्रकाशित किए जाते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से
अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए होते हैं। अब बीबीसी के पास वास्तव में रूस में सबसे बहादुर संवाददाताओं में से एक है और वह व्यक्ति है स्टीव रोसेनबर्ग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सवाल वह व्लादिमीर पुतिन जैसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं, जो रूस के तानाशाह हैं, वे सवाल पूछना आसान नहीं है। लेकिन लगातार हर साल वह मुश्किल सवाल पूछते रहते हैं, जबकि वह रूस के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा इस सवाल में जिसे आप अभी देखने वाले हैं, उन्होंने पुतिन से पूछा कि आपने जो युद्ध शुरू किया है उसकी वजह से अब रूस सुरक्षित नहीं है और जो युद्ध आपने शुरू किया है वह अच्छा नहीं चल रहा है। आप इन सब के बारे में कैसा महसूस करते हैं? और आप देख सकते हैं कि इस सवाल का जवाब देते समय पुतिन बेहद गुस्से में और नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जवाब देखकर आप समझ जाएंगे कि वे नहीं चाहते रूसी नागरिक यह सवाल देखें। यही उसका जवाब है। यह विदेशी दर्शकों के लिए है। क्लिप चलाते हैं। अंतिम घोषणा पत्र और उसमें आवश्यकता के बारे में कहा गया है। मैंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा पढ़ी। इसमें वैश्विक क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और न्यायपूर्ण विश्व की आवश्यकता बताई गई है। रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता का आदर्श वाक्य भी इन न्याय और सुरक्षा को शामिल करता है। सुरक्षा, लेकिन पिछले 2.5 सालों में आपके कामों का रूस के यूक्रेन पर हमले से क्या संबंध है? यहाँ निष्पक्षता, स्थिरता और सुरक्षा कहाँ है? इसमें रूस की सुरक्षा भी शामिल है, क्योंकि विशेष सैन्य अभियान शुरू होने से पहले रूसी क्षेत्र पर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ था, रूसी शहरों पर कोई गोलाबारी नहीं हो रही थी और न ही कोई विदेशी सेना रूसी क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गोलाबारी नहीं थी। रूसी शहरों पर कोई गोलाबारी नहीं थी, न ही कोई विदेशी सेना थी। ये ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के उस बयान से कैसे मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि रूस ब्रिटेन और यूरोप में अराजकता फैलाने के लिए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहा है? और इसी तरह यहाँ स्थिरता कहाँ है? धन्यवाद। ब्रिटेन की सड़कों पर यूरोप में आगजनी, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं ही असली स्थिरता है। धन्यवाद। तो मैं शुरू करता हूँ रूस की सुरक्षा से, क्योंकि मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने वहाँ ड्रोन हमलों वगैरह के बारे में कहा, हाँ ऐसा नहीं था। मुझे शुरू करने दीजिए। मेरी प्राथमिकता रूस की सुरक्षा है। आपने ड्रोन हमलों का जिक्र किया। हाँ, पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हालात उससे भी बदतर थे। हालात ऐसे थे, संपर्क स्थापित करना और रिश्ते बनाना। हमारे जवाब में पश्चिमी देशों के साथ संपर्क और संबंध विकसित करने के हमारे लगातार निरंतर प्रस्तावों के जवाब में उन्होंने हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ऊपर से तो सब कुछ बहुत दोस्ताना था, लेकिन असल में उन्होंने हमेशा हमें हमारी औकात दिखाने की कोशिश की। यहीं से रूस को द्वितीय श्रेणी राज्य बना दिया जाता, जिसका मुख्य काम कच्चा माल सप्लाई करना होता, जिसका परिणाम हमारे देश की संप्रभुता के नुकसान के रूप में होता। उस स्थिति में रूस न केवल विकसित होने में असमर्थ होता, बल्कि उसका अस्तित्व भी नहीं रह पाता। अगर रूस अपनी संप्रभुता खो देता है तो उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। यही मुख्य बिंदु है, कहीं बाहर से। ऐसी स्थिति में रूस न केवल विकसित नहीं हो सकता, बल्कि उसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। रूस को बाहर निकालना, इस स्थिति से निकलना संप्रभुता, स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था, वित्त, सैन्य मामलों में मजबूती हमारी सुरक्षा और आत्मविश्वास पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में हमारे साझेदार रूस की स्वतंत्रता और परंपराओं का सम्मान करते हैं और हम भी उन्हें सम्मान देते हैं। अब सुरक्षा के सामान्य सवाल पर मैं पहले ही रूस की सुरक्षा के बारे में बात कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हमारे साझेदारों ने वर्षों तक हमारी अपीलों को नजरअंदाज किया कि नेटो पूर्व की ओर न बढ़े, तो सुरक्षा के नजरिए से क्या यह उचित है? उसी तरह से क्या ये उचित है? हमारे सामने झूठ बोलना कि ऐसा कोई विस्तार नहीं होगा और फिर अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करते हुए ऐसा करना, क्या यह उचित है? इस दृष्टिकोण से सुरक्षा की दृष्टि से क्या हमारे अनुरोधों को सालों तक अनदेखा करना सही है? क्या यह उचित है? उदाहरण के लिए, हमारे बिल्कुल करीब यूक्रेन में आकर सैन्य ठिकाने बनाना शुरू कर देना, तैयारी नहीं बल्कि असल में निर्माण करना, उल्लंघन करना, क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि जैसे मैंने आपके सहयोगी के सवाल के जवाब में कहा था, एक राज्य तख्ता पलट करना बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की परवाह किए किसी दूसरे देश में, इस मामले में यूक्रेन में, तख्ता पलट के लिए वित्तीय सहायता देना और स्थिति को एक गर्म चरण की ओर धकेलना, क्या यह वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से उचित है? आपके सवाल का जवाब देते हुए सहयोगी के सवाल पर
अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अनदेखी कर यूक्रेन में तख्तापलट के लिए वित्तीय सहायता देना और स्थिति को बढ़ावा देना। और क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करें, जब पश्चिम के सभी देशों के लिए यह संभव नहीं है कि एक देश की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन किया जाए? ली गई जिम्मेदारियां OBSI के तहत हमने मना किया था। नाटो का विस्तार हमारी सुरक्षा का उल्लंघन है, फिर भी उन्होंने वही किया। क्या यह सही है? यहाँ कुछ भी न्याय संगत नहीं है और हम इसे बदलना चाहते हैं। हमें ऐसा करना होगा। यह उल्लंघन है। हमारी सुरक्षा का विस्तार करना जरूरी है, फिर भी उन्होंने किया। क्या ये न्याय संगत है? यहाँ कोई न्याय नहीं है और हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं और हम इसमें सफल होंगे। तो अगर आपने कभी अपने लिए एक YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अब बिल्कुल सही समय है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लोग 2025 में YouTube पर कैसे ग्रो करते हैं, जैसे इस बंदे ने जिसने चैनल शुरू करने के कुछ ही महीनों में लाखों व्यूज पा लिए, तो मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। इस वीकेंड मैं शुरुआती लोगों के लिए एक फ्री बूट कैंप आयोजित कर रहा हूं, जहां मैं अपनी सारी YouTube सलाह शेयर करूंगा और YouTube पर ग्रो करने से जुड़ा आपका कोई भी सवाल जवाब दूंगा। अगर आप इस बूट कैंप से सीखने में रुचि रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके साइन अप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड